जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव जी भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रदान किया गया है। तो उन्हें यह पुरस्कार या ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो उनके 1991 के आर्थिक सुधारों और राष्ट्र के निर्माण में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में। उस समय उनके द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए थे और इसका राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान था, उसके लिए मनमोहन सिंह जी को ये सम्मान दिया गया है। यह सम्मान या ये पुरस्कार पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। बात करें अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 1985 तक। भारत के वित्त मंत्री रहे हैं 1991 से 1996 तक। भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से 2014 तक और भारत के ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे और 1991 में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम 2025 के हाल फिलहाल में दिए गए पुरस्कार भी डिस्कस करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार अभी हाल ही में इंदौर को दिया गया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद को दिया गया है। प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार आनंद बी पाटिल को दिया गया है। मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ को दिया गया है और यह भारत का पहला ऐसा एनजीओ बन गया है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एडेमोला एडेनले को प्रदान किया गया है जो कि नाइजीरिया के हैं। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 गीतांजलि श्री को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? आचार्य देवव्रत को मिला है। तो जो आचार्य देवव्रत हैं ये वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, लेकिन अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी काम करेंगे। अभी तक क्या था कि जो सीपी राधाकृष्णन जी थे वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन अब वो भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, इसलिए वो पद खाली हो गया था। तो अब जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, उनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये बात अनुच्छेद 156 में कही गई है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। और किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, यानी गवर्नर होता है। हाल ही में नियुक्त किए गए राज्यपालों को डिस्कस करते हैं। जैसे अजय कुमार भल्ला जी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। बेसिकली वो अजय कुमार भल्ला जी मणिपुर के
राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के। हरि बाबू कंभमपति ओडिशा के। जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह मिजोरम के। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के और गुलाब चंद कटारिया जी पंजाब के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन कौन है? नमो भारत ट्रेन। तो इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, बात करते हैं नमो भारत ट्रेन के बारे में। तो नमो भारत भारत की सबसे तीव्र ट्रेन है, सबसे तेज ट्रेन है। नमो भारत दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये दिल्ली से मेरठ का जो सफ़र है मात्र 55 मिनट में पूरा करती है। इससे पहले मतलब यही दूरी अगर सड़क मार्ग से पूरी की जाए तो इसे 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब ये दूरी 55 मिनट में पूरी होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो है 82.15 किलोमीटर की। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का ट्रायल अभी हाल ही में किया था। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू किया है। ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से हाल ही में जोड़ा गया है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है और दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन अभी हाल ही में बनाया गया जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, साज एक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा जिद्दा शहर में। तो सऊदी अरब का जो जिद्दा शहर है वहाँ पर साज एक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत ने सऊदी अरब के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध हैं उनको मजबूत करने के उद्देश्य से साज एक्स 2025 का शुभारंभ किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आभूषण और रत्न प्रदर्शनी है, यानी यहाँ पर जो भारत के आभूषण हैं, रत्न हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन सऊदी अरब के जिद्दा शहर में किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला और डिजाइन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, यानी पूरी दुनिया को ये बताना कि हमारे यहाँ के जो आभूषण हैं, रत्न है, शिल्पकला है, डिजाइन है, ये किस प्रकार की है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो व्यापार है वो और बढ़ेगा। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं तो रियाद इसकी कैपिटल है। सलमान यहाँ के राजा हैं। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी है सऊदी रियाल। और पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इसमें जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका सुशीला कार्की को, यानी सुशीला कार्की जो हैं वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री जो क्या नाम था उनका, केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जन आंदोलन वहाँ पर फैला हुआ है। तो अब वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया है जिसकी प्रधानमंत्री बनाई गई है कौन? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की की बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं और वे नेपाल की पहली ऐसी महिला बनी है जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई मंत्रियों की इस्तीफा देने के बाद हुई है। देखिए, जो नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल जी, उन्होंने ये कहा है और जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं उन्होंने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है और ये कहा है कि अब वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे।
सुशीला कार्की के बारे में आपको ये याद रखना है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि हमारा बनारस में है, तो वहाँ से की है। राजनीति विज्ञान में उन्होंने वहाँ से एमए किया हुआ है। 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी बनी थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेपाल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी इसकी काठमांडू है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रदेश में पहली बार दुर्लभ पल्लास बिल्ली पाई गई है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहली बार दुर्लभ प्रकार की जो पल्लास बिल्ली होती है वो पाई गई है। ठीक है, तो पल्लास बिल्ली को लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। इस बिल्ली को मनोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोल। इससे पहले ये बिल्ली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश में ये पहली बार देखी गई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि रिसर्च, खोज, इन सभी से रिलेटेड है। जैसे फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ रक्त समूह की हाल ही में खोज की है जिसका नाम है ग्वादा नेगेटिव। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज तेलंगाना राज्य में की गई है। दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की खोज बेंगलुरु में की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ पर खोजा गया है? अमेजन वर्षा वन में। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज इजराइल के वैज्ञानिकों ने की है। वेंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटका में की गई है, मांड्या और यादगिरी में। 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज अर्जेंटीना में की गई है। तो ये भी करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दुबई में, यानी दुबई UAE में IIM अहमदाबाद के द्वारा अपना एक इंटरनेशनल कैंपस खोला गया है, जिसका उद्घाटन किया है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने और भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा इस कैंपस को शुरू किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो कैंपस 2 चरणों में डेवलप किया जाएगा। 2029 तक इसे पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाएगा। IIM अहमदाबाद की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना होती है और ये अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है। अच्छा, इसको डिजाइन किसने किया था? तो उनका नाम था लुइस कान। अभी हाल ही में NIRF रैंकिंग जारी की गई है 2025 वाली, तो उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान कौन बना है? IIM अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से कहां तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो कश्मीर से दिल्ली तक के लिए पहली बार दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अब ये ट्रेन सेवा शुरू तो हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको देश भर में पहुंचाना और व्यापार को बढ़ावा देना। इस पूरी सर्विस से होगा क्या कि कश्मीर के जो सेब हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हैंडलूम हैं, हस्तशिल्प हैं और जो अन्य स्थानीय सामान हैं, अब वो सीधे दिल्ली के बाजारों तक पहुँचें और डेली पहुँचेंगे, क्योंकि ये एक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और ये केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त छवि, यानी लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर FTI TTP का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 5 नए एयरपोर्ट पर
FTI-TTP का शुभारंभ किया है। इसमें लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृतसर के एयरपोर्ट शामिल हैं। यानी अब तक कुल 13 ऐसे एयरपोर्ट हो गए हैं इंडिया में जिसमें FTI-TTP का शुभारंभ हो चुका है। बात करते हैं FTI-TTP की, तो इसे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम बोला जाता है। तो इस कार्यक्रम के तहत जो पहले से सत्यापित भारतीय नागरिक होते हैं और उनको जो कार्ड मिलता है उससे उनका सत्यापन हो जाता है और बहुत जल्दी उनके जो सत्यापन की प्रक्रिया होती है बहुत जल्दी हो जाती है, जिससे मतलब उनका समय बचता है। लगभग 30 सेकंड का समय लगता है, जिसके बाद उनकी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, वो हो जाती है। उन्हें बार बार अपने डॉक्यूमेंट दिखाने या लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है हाल ही में। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व में टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। दतिया में मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा बनकर के तैयार हो गया है। GMR एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों, भारत ने पहली बार आयोजित होने जा रहे दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, क्योंकि यह टूर्नामेंट 11 से 25 नवंबर 2025 तक भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में और बेंगलुरु में खेला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दृष्टिबाधित महिला क्रिकेटर हैं उनका ये विश्व कप होने जा रहा है। इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन कौन करेगा? ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड की क्रिकेट शाखा, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। इससे पहले भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने 2023 में IBSA विश्व कप खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का कंटेंट ई बुक के रूप में, और इसके अलावा आपको जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा राजीव गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है, ये आपको ऐप पर मिलेगा कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स वगैरह लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो जोनास गहर स्टोर किस देश के PM बने हैं? नॉर्वे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी एलिसन। हाल ही में भारत इटली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तरी अरब सागर में। दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। विदेश में पहला अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी UAE में। किस सरकार ने अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP को मंजूरी दी है? असम। टाइम मैगजीन ने 2025 का किड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तेजस्वी मनोज को। किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यूक्रेन। कदल कोंडट्टम समुद्री खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु। और छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एम्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संसदीय समितियां और उसमें कितने सदस्य होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं।
लोक उपक्रम समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। विभागीय स्थायी समिति में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा 10 राज्यसभा के होते हैं। व्यापार सलाहकार समिति में 26 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 11 राज्यसभा। निजी सदस्य समिति में 15 मेंबर होते हैं, जो कि लोकसभा के होते हैं। नियम समिति में 31 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 16 राज्यसभा के होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा। विशेषाधिकार समिति में 25 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 10 राज्यसभा के होते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि एटना ज्वालामुखी किस राज्य में किस देश में है, तो ये इटली में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इटली बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 किसे मिला है, किसे दिया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो स्टेट वाइज करंट अफेयर्स और जीके जीएस की करंट अफेयर्स की जो ई बुक हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।